हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लिविंग वर्ल्ड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे आप सब लोगों से कि आप सर कुछ बायो का इंटरेस्टिंग बताइए। तो जो आज मैं चैप्टर आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आ जाएगा इसमें। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, लिविंग वर्ल्ड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारी दुनिया है वो इतना बड़ा दुनिया है और उसमें इतने ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अगर हम सबको एक साथ मतलब अकेले अलग अलग करके पढ़ने बैठ जाएंगे तो हम कभी ज़िंदगी में उनको क्या नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं कर पाएंगे। कभी भी उनको हम न पढ़ सकते न उनके बारे में जान सकते। तो साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा यार इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म और इनको पढ़ना, इनके बारे में जानना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी दुनिया के बारे में चीज़ों को, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ें ढूंढते हैं ताकि उससे हमारे सोसाइटी का और ह्यूमंस का क्या हो सके, विकास हो सके। क्या हो सके, विकास हो सके। तो देखिए मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जाता है और जो क्राइटेरिया होता है और किस साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्वेंट किया। अब देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, बाइनोमियल मतलब होता है टू, नोमियल मतलब नेम, दो नेम का, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसा प्रोसेस जिससे हम एक ऑर्गेनिज्म को दो नेम दो नाम से वो करते हैं, उसको नाम से एक्सप्लेन करते हैं, उसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मैंगो को क्या बोलते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका। क्या बोलते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैं आपको चलिए पास्ट में लेके चल के बताता हूँ। देखिए क्योंकि साइंटिस्ट ने बहुत पुराने पहले से साइंटिस्ट, तो कुछ 1735 में कैरोलस लाइनस के नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे, चलिए मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जो चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। क्या पढ़ने वाले हैं, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये चैप्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया, अभी कुछ इंट्रोडक्शन दिया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री में क्या हुआ, कि हमारे हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो आए वो कौन थे, सबसे पहले हिस्ट्री में कैरोलस लिनस, जिसको कार्ल लिनियस भी बोलते हैं, कार्ल लिनियस जी आए। इन्होंने 1735 अराउंड में इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कितना दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जीव थे उनको 2 ग्रुप में बांट दिया, 2 किंगडम में बांट दिया। एक का नाम रखा प्लांट किंगडम और दूसरे का नाम रखा एनिमल किंगडम। तो कैरोलस लिनस ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहला काम किया, उन्होंने सबसे पहले अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसको बोलते हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। फिर कैरोलस लिनस के बाद ये 1735 में फिर दूसरे टाइम पे फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उनका नाम था अर्नस्ट हैकेल। क्या नाम था, अर्नस्ट हैकेल। वो कुछ 18th सेंचुरी में आए। वो किस सेंचुरी में आए, 18th, मिड 18th सेंचुरी में, जैसे कि 1866 ये मिड आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कितना दिया, 3 किंगडम सिस्टम समझाया। और उन्होंने अपने 3 किंगडम सिस्टम में क्या समझाया, क्या बताया, देखिए उन्होंने 3 हिस्सों में कर दिया। उन्होंने कर दिया प्रोटिस्टा, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो इस तरीके से अर्नस्ट हैकेल आए दूसरे नंबर पे। तीसरे पे कौन आए, तीसरे पे जो आए वो कैटन आए। कौन आए, कैटन ने। देखिए कैटन आए। इन्होंने क्या किया, ये लोग तो किंगडम कर रहे थे, इन्होंने ग्रुप में दे दिया। ये कुछ 1925 अराउंड आए, 1925 अराउंड आए। इन्होंने किया क्या, देखिए इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में बांट दिया। इन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप में बांट दिया, 2 ग्रुप निकाला। एक को बोला प्रोकैरियोट, एक को बोला प्रोकैरियोट्स और दूसरे को क्या बोला, यूकैरियोट्स। तो क्या बोला, यूकैरियोट्स। तो अब देखिए और ये कैटन के बाद फिर फाइनली कौन आया, फिर 1930 फिर एक 4th स्टेप पे कौन आया, देखिए ये अलग अलग साइंटिस्ट। फिर कॉपलैंड आए। कौन आए, कॉपलैंड कुछ 1930s में आए, 1940 या 1930s। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 किंगडम दिया। क्या दिया, इन्होंने
4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कितना दिया? 4 किंगडम। अब देखिए इनके 4 किंगडम कौन कौन से। इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या कर दिया, ये तीनों तो ले ही लिया और यहाँ पे एक अपना नया दे दिया जिसका नाम क्या रखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और क्या कर दिया? एनिमल किंगडम कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से लिविंग वर्ल्ड का क्या हुआ, हिस्ट्री में सारी चीजें क्या होने लगी, सारी चीजें इस तरीके से डिफाइंड होने लगी। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बात करने लगी। ठीक है, कार्लोस लिनस ने 1735 में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। उसी तरीके से अर्नस्ट हैकेल ने कुछ 19th सेंचुरी में क्या बोला, 3 किंगडम क्लासिफाई किया। उन्होंने प्रोटिस्टा बताया, प्लांटी बताया और एनिमल्स बताया। फिर कैटन आए इनके बाद, अर्नस्ट हैकेल के बाद 1925 में उन्होंने 2 ग्रुप क्लासिफिकेशन दिया, एक प्रोकैरियोट और दूसरा यूकैरियोट। फिर उसके बाद कौन आया, उनके बाद आए कोपलैंड। उन्होंने कुछ 1930s में आके 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमेलिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बात रखते गए और जब ये इन्होंने बताया तो पूरी दुनिया ने इनकी बात मानी। उनके बाद जब इन्होंने बताया तो इनकी बात मानी गई, इनके बाद इनकी बात मानी गई, फिर इनकी बात, फिर फाइनल ये हुआ कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम लेके चले। तो फाइनल फिर एक और साइंटिस्ट आए 1969 में जिनको हम R.H. वाइटेकर के नाम से जानते हैं। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने कितना दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और वो अब चलता ही आ रहा है। तो मैं अब आपको देखिए, ये सारे हिस्ट्री में थे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो क्या बताने वाला हूँ कि जो फाइनल क्लासिफिकेशन आया, मैं हटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा हिस्ट्री में कैसे कैसे क्या किया गया, डिफाइन किया गया। तो देखिए इन मॉडर्न इस समय जो क्लासिफिकेशन हम मान रहे हैं या चल रहा है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो कौन सा है? वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसको किसने दिया था? बहुत अच्छा, वेरी नाइस आंसर। कुछ बच्चे मुझे आंसर कर रहे हैं पीछे से। इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था R.H. वाइटेकर। हम लोग क्या बोलते हैं उनको? R.H. वाइटेकर। और उन्होंने ये कब दिया? उन्होंने ये 1969 में दिया। उन्होंने ये कब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया? 1969 में। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। देखिए जरा उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ और फिर हम लोग डील करेंगे, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो उन्होंने बताया मोनेरा के बारे में। क्या बताया? मोनेरा, किंगडम मोनेरा, जिसको हम लोग किंगडम मोनेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंगडम मोनेरा। फिर उन्होंने किसके बारे में बताया? उन्होंने बताया प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में बताया बच्चों या मेरे दोस्तों? प्रोटिस्टा। तो उन्होंने फिर किंगडम प्रोटिस्टा, ये दूसरा। तीसरा उन्होंने बताया फंगाई के बारे में। उन्होंने फंगाई एक किंगडम बनाया जिसका फंगाई नाम रखा। फिर उन्होंने किंगडम प्लांटी या हम लोग प्लांट किंगडम दोनों तीन बोल सकते हैं। और फिर फाइनल उन्होंने बताया एनिमल किंगडम। फाइनल उन्होंने क्या बताया? एनिमल किंगडम। तो ये जो है ये क्लासिफिकेशन हम अब पढ़ते हैं और हमारे सारे बुक्स में इन्हीं के बारे में पढ़ाया जाता है। वो तो हिस्ट्री में थे, लिनियस आए, कोपलैंड आए, कैटन आए और हैकेल आए। उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, फिर उनकी बातों को समराइज किया गया और रिसर्च किया गया। फाइनल में क्या बुलाया गया? फाइनल में इन्होंने दिया। फाइनल में R.H. वाइटेकर जी ने अच्छे से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया और वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम और एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया। अब देखिए ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है। मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता है कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। उनके खाने का तरीका अलग होता है, वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है। तो एनिमल्स को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, उनको अडेप्ट करना पड़ता है नेचर के साथ। तो उससे क्या होता है, देखिए ऐसा वो क्यों होता है, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशंस क्या होते हैं, अलग अलग होता है। इंडिया में अगर गर्मी पड़ रही है तो बाहर विदेश में आप देखेंगे तो विदेशों में क्या होता है, बर्फ पड़ते हैं, ठंडा मौसम रहता है। यहाँ पे जो पेड़ उगता है, यहाँ पे जो फ्रूट्स अवेलेबल होता है, वो सारे फ्रूट्स बाहर अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि यहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशन है, जो सॉइल का टेक्सचर है, जो सॉइल की वो है बनावट है, वो अलग है और बाहर का क्या है, अलग है। माउंटेन्स में अलग एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग ट्रीज पाए जाते हैं, उस तरीके से प्लेन्स में अलग तरीके से पाया जाता है।
तो अलग अलग क्या होता है, एडेप्टेशंस होते हैं, अलग अलग फूड हैबिटेट होता है, तो इसलिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम ऑर्गेनिजम्स को एडेप्टेबिलिटी का नेचर होना चाहिए। सर एडेप्टेबिलिटी का नेचर क्या होता है? एडेप्टेबिलिटी मतलब होता है कि एनवायरनमेंट जिस तरीके से अपने आप को चेंज कर रहा है उस तरीके से हम अपने आप को चेंज कर ले। एग्जाम्पल देखिए, बताइए सर। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब गर्मी आता है तो आप क्या करते हैं? आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जैसे अभी मैंने क्या पहन रखा है, कॉटन का शर्ट पहन रखा है। फिर जब ठंडी आती है तो क्या आप उसी कॉटन के कपड़े पे रहते हैं? नहीं, आप अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी को चेंज, आपके इन्वायरमेंट में चेंज आया तो आपकी बॉडी भी आपको मैसेज देती है कि इन्वायरमेंट में चेंज हो गया बेटा, तू भी चेंज कर ले, नहीं तो टपक जाएगा। समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करते हैं, फिर विंटर क्लोथ्स पहनते हैं। फिर इस तरीके से मौसम के हिसाब से हम अपने आप को क्या करते हैं, बदलते हैं, ढालते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो इस एडजस्टिंग नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। चलिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2000, देखिए इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। 2011 सेंसस के हिसाब से 89 मिलियन ऑर्गेनिक स्पीसीज, ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल थे। 89 मिलियन ऑर्गेनिज्म स्पीसीज पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। आप जरा इमेजिन कीजिए 89 मिलियन को अगर हम बचपन से पढ़ना चालू करेंगे तो हमको लग रहा है, मैं एक ऐसे रॉ डाटा आपको बता रहा हूं, 7 जन्म तो कम पढ़ेंगे इनके बारे में पढ़ने के लिए। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा क्यों कुछ ऐसा किया जाता है, तो उन्होंने इन 89 मिलियन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप और सब ग्रुप में क्या किया है, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स based on similarity and dissimilarity। तो उन्होंने क्या किया 2011 के सेंसस में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा इतना बड़ा नंबर 89 मिलियन स्पीसीज, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 89 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है। जिससे 1 मिलियन 10 लाख होता है तो 89 मिलियन कितना होगा। तो इतने ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग सब ग्रुप और ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे? सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बेसिस पे। सर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी क्या होता है? सिमिलैरिटी मतलब उनमें क्या चीजें कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस हैं और हम किससे अपने आप को कंपेयर करते हैं? हमारा ऐसा माना जाता है, हमारे एंसेस्टर्स कौन हुआ करते थे? एप्स। आपको पता है एप्स, मंकीज को हमारे एंसेस्टर को बोला जाता है। तो देखिए हमारे पास 2 क्लॉज हैं, उनके पास भी 2 हाथ है। हमारे पास 2 पैर है, उनके पास भी 2 पैर है। पैर क्या है, मतलब फर्क क्या है? हम लोग बाइपीडल हैं। बाइपीडल मतलब 2 पैर वाले और वो लोग 4 से चलते हैं। तो देखिए कुछ ना कुछ उनके नोज का स्ट्रक्चर, उनके टीथ का स्ट्रक्चर, उनके लिप का स्ट्रक्चर, ऐसा बोला जाता है कि हमारे पूर्वज उन्हीं की जैसे हुआ करते थे। तो हमारे और उनके बीच में क्या है? सिमिलैरिटी है। तो इस तरीके से इन ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया? ग्रुपिंग किया गया और एक ग्रुप्स बढ़ा के क्या किया गया, फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। अब जरा देखिए, इससे एक डेफिनेशन बन जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो लिखते रहिएगा, मैं अब ये हटा रहा हूं। फिर अब देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको यहां से समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहां से समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिर यहां से एक टॉपिक आता है इतना पढ़ने के बाद, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या आता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि डिवाइडिंग सच अ ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो अभी मैंने आपको समझाया कि 89 मिलियन स्पीसीज को जब हम अलग अलग ग्रुप में या सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए मैं आपको उसका डेफिनेशन लिख के बता देता हूं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मतलब अलग अलग करना, डिवाइडिंग ऑल ऑर्गेनिज्म
into different groups and subgroups based on similarity and dissimilarity. तो इसी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो यहां से आपको अब डेफिनेशन याद हो जाएगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं उनको अलग अलग ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और सब ग्रुप में किसके बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। अब देखिए हम ह्यूमंस हैं, मैं अपने आप को क्या बोलते हैं, ड्रैगन, यू नो ड्रैगन, जिसको गांव के लैंग्वेज में वो एक ड्रैगन लिजार्ड होता है, बड़ा सा लिजार्ड होता है। वो ऐसा माना जाता है कि वो डायनासोर्स के एंसिस्टर्स हैं, मतलब डायनासोर्स उनके एंसिस्टर्स थे। तो देखिए सिमिलैरिटी, क्रोकोडाइल्स को क्या बोला जाता है? क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो भी डायनासोर्स के क्या हैं? एंसिस्टर्स हैं। मतलब डायनासोर्स क्रोकोडाइल के एंसिस्टर्स हैं। पहले डायनासोर हुआ करता था, उन्हीं से कुछ मैचिंग है क्रोकोडाइल्स। डायनासोर्स में फर्क क्या था? वो लोग 2 पैर वाले भी होते थे, 4 पैर वाले भी होते थे, और क्रोकोडाइल स्ट्रिक्टली पानी में भी रहता है और एकदम उसी के जैसा उनका क्या है, पूरा बेसिस है। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर में अब देखिए अलग अलग ग्रुप क्या है सर, ग्रुप्स और सब ग्रुप क्या है, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों। अब देखिए मैं आपको ग्रुप और सब ग्रुप बता रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया कि फाइनल जो क्लासिफिकेशन हुआ वो किसने दिया था? वो दिया था आर.एच. व्हाइटेकर साहब ने दिया था। आर.एच. व्हाइटेकर साहब ने कितने ग्रुप बताए थे? 5 किंगडम वाले ग्रुप बनाए थे। कितने बनाए थे? 5 किंगडम। वो कौन कौन से थे? जरा फटाक से, बहुत जल्दी से हम वो नाम लिख के तब मैं आपको समझाता हूं। देखिए सारे ऑर्गेनिज्म को मैं यहां पे एक सर्कल बना दे रहा हूं फिर से। ये देखिए ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया था? आर.एच. व्हाइटेकर साहब ने क्या किया था? देखिए अब आपको एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा। उन्होंने किया 1 2 3 4 5। उन्होंने किंगडम मोनेरा में डिवाइड कर दिया, ये हो गया एक ग्रुप। फिर उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में डिवाइड कर दिया, ये हो गया 2 ग्रुप। फिर उन्होंने किंगडम फंगाई में डिवाइड कर दिया, ये हो गया तीसरा ग्रुप। फिर उन्होंने किंगडम प्लांटी कर दिया, फिर ये हो गया प्लांट कर दिया चौथा। और किंगडम एनिमल कर दिया, ये हो गया 5। देखिए अलग अलग ग्रुप में उन्होंने कर दिया। उन्होंने मोनेरा कर दिया, उन्होंने प्रोटिस्टा कर दिया, उन्होंने फंगाई कर दिया, उन्होंने प्लांट कर दिया और उन्होंने एनिमेलिया कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मोनेरा क्या होते हैं? सारे बैक्टीरियाज, दुनिया मतलब जितने भी दुनिया में बैक्टीरियाज हैं वो सब किस में आते हैं? मोनेरा में आता है। किस में आता है? किंगडम मोनेरा। प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? प्रोटिस्टा में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो कि मैं उनकी और सारी क्वालिटीज बताऊंगा। फंगाई क्या होता है? आप जब पिकल्स रखते हैं या सामान रखते हैं घर में तो उसमें क्या लग जाता है? व्हाइट के कुछ लग जाते हैं। आप अपने फ्रिज में ब्रेड रख दीजिए, आप ब्रेड को लाके छोड़ दीजिए कुछ दिन बाद उसमें व्हाइट चीज आ जाता है जिसको फंगस बोलते हैं। तो वो होते हैं फंगाई। प्लांट्स आपको पता है, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, नीम का ट्री, बबूल का ट्री, गुआवा का ट्री। तो अलग अलग ट्रीज, प्लांट्स और एनिमल्स भी आपको पता है। कुछ एनिमल 2 पैर पे चलते हैं, कुछ एनिमल स्विम करते हैं, पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल एयर में रहते हैं। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को डील करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन है। मैंने इस चैप्टर के बारे में लगभग आपको 40% इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब हम लोग इन्हीं ग्रुप को थोड़ा डिटेल बाय डिटेल पढ़ूंगा। तो किंगडम मोनेरा अगले में मैं बताऊंगा कि किंगडम मोनेरा क्या होता है, बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो आप प्लीज देखिएगा। फिर प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस तरीके से हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी नए वीडियोस डालें वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।